ना भाई ना ना मैंने हटा दिया ऊपर। इधर आ जाओ दोबारा। सेल्स इन पैरेलल सीरीज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जैसे आपके रिमोट में लगे रहते हैं। एक एक 1.5 वोल्ट के 2 सेल लगाए 3 वोल्ट बन गया आपको। ये सेल सीरीज में आ गए सारे के सारे, ठीक है। सीरीज में होगा तो अच्छा ऐसा भी होता है। इसका ईएमएफ E1 मान लो, रेजिस्टेंस R1 मान लो, इसका ईएमएफ R2 डाल। मैंने तेरे को कहा था पोटेंशियोमीटर चेक करी, तूने करा है? सही में है? ठीक है, क्लास में नहीं करूँगा, अलग से करूँगा। लिखो जरा इसको, बताओ। तीन सेल मत बनाओ, एक काम करो, 2 करके कर लो, ज़्यादा देखना पड़ेगा। 2 बनाओ। ये सेल हमारे सीरीज में हो गए, बातचीत मत करिए प्लीज। ए सी ये पॉइंट आ गया, बी। दोनों ने करंट इधर ही चलाना है, इधर की तरफ, तो करंट इधर से इधर की तरफ। सब चीजें बना लीजिएगा। ये पॉइंट ए, बीच में पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। मुझे बताइए बी ए बी को क्या लिखूं? हाँ बोलो बोलो। इवन माइनस, ये पोटेंशियल ज्यादा, ये पोटेंशियल कम है, क्या मैं इसको VA माइनस VB लिख सकता हूँ? ये किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। हिमांशु क्या हो गया था आजकल? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये सही लिखा कि नहीं? E माइनस आई आर। अच्छा ये प्राणी वहां चला गया। E माइनस आई आर, E1 माइनस आई आर। आगे चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BC, ये पोटेंशियल VB माइनस BC कितना हो जाएगा? E2 माइनस IR2। अरे ये तो पहचानते हो गए अब कि इसे क्या कहते हैं? EMF। और ये पूरा क्या निकला? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं कुछ दिखता है? ये गया है ना, तो ये बचा VA माइनस BC इज इक्वल टू ठीक है, C से लेकर A तक का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस BC, वही तो हुआ। और मुझे इन दोनों को जोड़ना ही तो है। V इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया? E इक्विवेलेंट माइनस, राइट चलिए। इसको तो गया नहीं तो चल रहा है। अब देखिए इससे क्या सीखने को मिला। चलिए चलिए देखो, E इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया? R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया? ये कोई नई चीज है। सीरीज वाले में क्या सीखना? जब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? R1 प्लस R2 आ गया। जब 1.5 वोल्ट का सेल और 1.5 वोल्ट का सेल सीरीज में लगता है तो कितने वोल्ट लगते हैं? 3 वोल्ट। ये दे दिया इसने, तो सीरीज में हमें कोई दिक्कत है नहीं। एक छोटा सा चीज दिक्कत है, बनाई जल्दी करिए। कई बार वो क्या करेगा मालूम? सनी बाबू, कई बार वो क्या करेगा? एक आध सेल को उल्टा लगा देगा। 3-4 सेल कमी में लग रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक उल्टा कर देगा। जैसे उल्टा करेगा आपको नेट इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या करो? उसे ही माइनस कर दो। मान लो उसमें एक सेल लगा दिया, दूसरा सेल लगा दिया, तीसरा लगा दिया, चौथा लगा दिया, 5वें वाले को इसने ऐसे कर दिया और फिर वही दोबारा से। तो ये जो सांप बीच में बैठे हुए हैं, ये जो आपने उल्टे लगा दिए, इसका EMF माइनस कर दो। मान लो सारे 2-2 वोल्ट के और ये 3 वोल्ट का है, तो 2 + 2 + 2 + 2 -3 + 2 + 2 + 2 + 2 ठीक है।
इन केस ये उल्टा लग जाए तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा। मैं ही कह रहा हूँ प्लस माइनस, ये माइनस से प्लस जुड़ गया, माइनस से प्लस जुड़ गया, सीरीज में आ गया तो 2 वोल्ट ये 2 वोल्ट ये 2 वोल्ट ये तो 8 वोल्ट हो गया। लेकिन इसके टर्मिनल्स देख उल्टे लगेगा, इसका जो ईएमएफ होगा उसे माइनस कर लेना। बस जब आपको नेट निकालना हो इस वाले का माइनस कर लेना, बाकी सारे प्लस होते चले। सीरीज में कैसे निकलता है, सारे प्लस करके निकलते हैं। लिखो सेल्स इन पैरेलल, लिख लिया है सारा। कोई रह तो नहीं गया, राइट हटा रहा हूं फिर मैं। सेल्स इन पैरेलल, बने। ये सेल्स हमने सीरीज में लगा, पैरेलल में लगा। अब मुझे बताइए, कोशिश करिए खुद करने की। मैं ये V1 लिखूं, इसको V2 क्या फर्क पूछूं? ठीक है, सारे काम आज ही होने। कोई बात नहीं, क्या लिखा था? ए सी V2 V1 और क्या लिखा था? I1 I2 I, बस यही सब था। R1 R2 लिख लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब मैं एक एक लाइन बोलता जा रहा हूँ, कैसे पैरेलल पता लगती है। अरे ग्रीन बोर्ड वाले बच्चे, पैरेलल कैसे पता लगती है? जब पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ जुड़ जाए और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ। पिछली बार क्या किया? पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव। अब की बात क्या है? पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, जब भी सेल्स पैरेलल में लगेंगे, इन दोनों के अक्रॉस V माने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। क्या बोला मैं? जब सेल्स पैरेलल में होंगे तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अच्छा, पहला देखो, potential difference between terminals of first cell. Potential difference between terminals of first cell. कितना लिखूं? कितना लिखूं? तुम बताओगे तभी आगे चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। यही तो बताना है। एक कनेक्ट कहां से हो रहा है? V1 से। ये कहां कनेक्ट हो रहा है? V2 से। पॉजिटिव पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल में मानते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को। तो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 कितना हो गया? V1 माइनस I1 R। ठीक है शाम, परसों वाला फिर से कर लियो मेरे साथ बैठ के, ठीक है ना? क्या हो गया था परसों? अच्छा, आगे चलो, आगे लिखो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ E2। एक काम करो, इससे E1 निकाल दो। I1 कितना हो जाएगा?
E1 माइनस V अपॉन R। अब आप क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा E2 निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेकंड सेल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेकंड सेल। ठीक है, कितना है अनुष्का? इसमें से भी I2 निकाल लो, कितना आ गया? E2 माइनस V अपॉन R। क्लियर है? तक करंट दोनों बैटरी अलग अलग चला रही हैं, लेकिन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। लिखो आगे, लिखो I किसके बराबर है? I1 प्लस टोटल करंट हो गया I1 कितना है? E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2। इसको अगर हम ऐसा लिख लें E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 और माइनस V कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2। जरा चेक करो ठीक लिखा है, ठीक से लिखा, देख लो एक बार। 9वीं 10वीं पास हो सारे, ठीक लिखा है ना भाई? दिमाग में एक ही चीज है, इसको ऐसी शक्ल देनी है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि E इक्विवेलेंट कितना है और R इक्विवेलेंट कितना है। तो इसकी शक्ल ऐसी बनानी है आपको, यानी आपको V को बाहर करना है, V को बाहर करना। एक काम करो, इसको इधर ले, V इंटू ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R। और ये किसके बराबर हो गया? E1 बाय R माइनस प्लस E2 बाय R2 माइनस I। क्या सही लिखा है? इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दो, या एक काम करता हूँ, सुनो, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एक स्टेप क्यों बढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पे चले भी कर। इनका एलसीएम लो, R1 R2 ऊपर क्या आएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस। अब मुझे कैसा शक्ल बनानी है इसकी? पोटेंशियल क्या निकालना है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे पिछले वाले में करा। तो V निकालूंगा तो ये दोनों को उधर शिफ्ट कर दो, तो V किसके बराबर आ गया? ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा माइनस I इसको कंपेयर करो E माइनस आई आर से। आंख हो जाओ, लिखता भी नहीं, लिख E इक्विवेलेंट कितना आ गया? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, और R इक्विवेलेंट कितना आ गया? लिखो, मैं दोबारा समझाऊं, मुझे पता कहीं वो चले हुए स्थानीय इसमें आ गए। देखो
मैं सारा बताऊँ 2 मिनट कराऊं। देखिए देखो हाँ शाहरुख खान सीरीज में कब लगते हैं, कैसे लगते हैं? ऐसे ऐसे बताएगा सेल कैसे पहचानेगा सीरीज में लगेगा। हाँ ऐसे बोलो पॉजिटिव नेगेटिव। और ये किस में लगेगा? ये पैरेलल में। कैसे पता देखो ये सीरीज में लगे हुए हैं। अच्छा ये सीरीज में लगे हैं, वो पैरेलल में थे पिछले बार। वो भी फिर हम ये क्या कर रहे हैं, पिछले वाले में कलम बना कर हम जुराब उराब सूंघता अपनी गंदी नशे में रहता है। पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ गया, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ गया तो पैरेलल है। और पिछले वाले में अभी तूने खुद बोला पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ेगा तो सीरीज है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हम सीख रहे थे पिछले 15 मिनट से। ठीक, आ जाओ वापस आ जाओ। इसकी इक्वेशन क्या बनी थी भाई? इसकी इक्वेशन क्या बनी थी? E1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू V, और इसकी E2 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू V। दोनों का V सेम है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से जो करंट आया इससे भी करंट चलेगा और इससे भी करंट चलेगा, तो I1 और I2 मिलकर क्या बनाएंगे? I। हमने यहाँ लिख दिया। इन दोनों में से I1 और I2 को निकाला और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या यहाँ तक हाँ करते हो तो मैं आगे चलूँ? यहाँ तक कोई मना कर रहा है? नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, इस E1 R1 और E2 R2 को एक साथ ले लिया और V by R1 और V by R2 को पीछे फेंक दिया, टेकिंग कॉमन V बाहर हो गया। उसके बाद हमें इसकी इक्वेशन ऐसी बनानी है ताकि कंपैरिजन समझ सकें हम। तो हमें V को एक तरफ करना था, इसलिए मैं V वाला पार्ट उठाकर इधर ले गया और I को उठाकर उधर ले गया। यहाँ तक अब ये वाली वैल्यू उधर गई और मल्टीप्लाई हो गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो R1 R2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये टर्म इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी करेगी, है ना? तो इसको क्या करा हमने, मल्टीप्लाई करके यहाँ भी कर दिया मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ तुम कह रहे थे आ गया। अच्छा उसके बाद ये कैंसिल हो गया, ये पास हमारे आ गए, ये आ गया। तुम लोग इसको समझ ही क्यों रहे हो ऐसे? अगर मैं दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा रहा हूँ तो नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। क्या ये वही? तो मैंने कौन सी नई चीज सिखा दी? हाँ ये जरूर थोड़ा हमने नया कर लिया। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा? E1 इंटू दूसरे सेल का रेजिस्टेंस, E2 इंटू पहले सेल का रेजिस्टेंस अपॉन R1 प्लस R2। ये बिल्कुल नई चीज है, ये हमने इससे पहले नहीं किया। ये हमारा नेट आ गया पैरेलल के केस, पैरेलल के केस। आगे चलिए, derive the condition for, लिखिए प्लीज, derive the condition for obtaining maximum current, derive the condition for obtaining maximum current through an external resistance connected across a series combination of cells। पूरा लिख लियो।
n सेल्स हमारे पास हैं सीरीज में और हमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है R। इन सभी सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस यही है और सबका EMF E है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेने के लिए आदत, डिराइव द कंडीशन फॉर, ऐसी कंडीशन ज्ञात कीजिए ताकि हम मैक्सिमम करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से पास करवा सकें जब सेल्स सीरीज में लगे हुए हों। V इज इक्वल टू, अब देखते हैं क्या, लिखिए निकालिए। पहले तो मुझे ये बताइए टोटल EMF कितना आएगा, है NE, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट सबको जोड़ोगे NE आ गया। टोटल रेजिस्टेंस बताओ, है N इंटू छोटा, ये तो बोल ही दिया। इसके सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, R प्लस R प्लस R प्लस R, और इसमें और कौन सा R जुड़ गया, बड़ा R। ये टोटल रेजिस्टेंस। अब अगर हम करंट निकालना चाहें तो करंट क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इसे n से डिवाइड कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, सॉरी ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां तक पहुंच जाओ, फिर आगे। ठंड लग रही है, पंखा बंद कर दो, ठीक है। इफ R इज ग्रेटर देन NR, मुदित बाबू क्या लगता है क्या करना चाहिए? आप यहां भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इसको छोड़ दो, इधर देखिए। आप बताइए, NR को नेग्लेक्ट कर दो, ये R बहुत बड़ा है और NR इसके मुकाबले में छोटा है, तो जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ उसको छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर में इसको मैंने छोड़ दिया, तो ये क्या निकल कर आएगा, करंट। ये है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या इसको वर्ड्स में बोल सकते हो? सर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। मैंने यहां से क्या किया हिमांशु बाबू, R और NR को कंपेयर किया, R इससे बहुत बड़ा है तो इसको इग्नोर कर दिया मैंने, तो ये NE/R आ गया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं ये क्या है। कभी बोल भी दिया था तुमने, वो मना कर रखी दोनों को, है भाई? हाँ निखिल, ये क्या है भाई, है क्या, क्या होता है? वही होता है ना, चार्ज नहीं, करंट। n टाइम्स द करंट फ्रॉम वन सेल। क्या ये ठीक लिखा? देखो जल्दी यार, ये करंट नहीं हो गया एक सेल से? अरे अगर मैं एक सेल लगा देता है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस लगा देता, ये E है, ये R है, और आप पहले कह रहे हो कि इसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, उसको तो इग्नोर मार ही दिया आपने, तो E/R क्या देगा, वोल्टेज बाय करंट क्या देता, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस क्या देता है, करंट। तो n टाइम्स करंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेल। क्या बात सही? ऐसे चेहरे बनाओगे तो कैसे पढ़ाऊंगा? सही बात है सर। थैंक यू, ये होनी चाहिए बात। आगे चलो, अब आप अब बताएंगे इस बार करंट कितना है? नहीं क्या आएगा, आपने बोला NR बड़ा है, R इग्नोर कर दूं, N से N कट गया, क्या है E/R क्या है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट ही होता है, करंट ही है।
ये क्या है? क्या बोला? यस, करंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेल। तुम लोग ना हिंदी नहीं समझते, सिंबल पढ़ते हो यार। देखिए छोटे इधर देंगे, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं ना, तो वो बाहर वाले रेजिस्टेंस के मुकाबले में बहुत बड़ा है। मान लो इस सबका रेजिस्टेंस 1000 है, तो इसका रेजिस्टेंस 2 है, ऐसे मान लो। तो ये मैं इग्नोर कर सकता हूँ। तो यही कह रहा है, देख ध्यान से कि इन सभी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो मैं इसको इग्नोर कर दूँ तो कोई तकलीफ तो नहीं है, छोड़ दिया मैंने। अब अगर मैं एक सेल लगाता हूँ, उसका रेजिस्टेंस कितना है? R, तो उसमें से कितना करंट निकलेगा? E/R। ये क्या है? करंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेल। ये क्या आया था? एक सेल से जितना करंट निकला उसका n टाइम्स। क्वेश्चन फिर पढ़ो, क्वेश्चन फिर पढ़ो। क्वेश्चन क्या था? करने क्या जा रहे थे? फिर भूल गए बहुत देर। हमें ये पता लगाना था कि एक्सटर्नल सर्किट में से मैक्सिमम करंट कब जाएगा। फिर पढ़ो दोबारा। Derive the condition for obtaining maximum current through capital R when connected across a cells combined in series। कौन सी कंडीशन लोगे? लिखिए। बनाए। और ये सही है? नहीं। पहले बड़ा कुछ? हाँ भाई, थ्योरेटिकल समझ में आया या कुछ? ये कहानी कहानी समझ में आ रही? क्या कह रहा हूँ मैं? ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ये बताइए क्या समझ? बहुत बड़ा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट। डिराइव द कंडीशन फॉर ये एज सच वैसे काम नहीं आने आपके डेरिवेशन के चक्कर में बड़ोबर। ये काम आएंगे आपके जब आप जेईई का मेन पेपर दोगे। ये कब ऐसा होता है? अब आपको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि कब मैक्सिमम करंट ड्रॉ होता है। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी बड़ा। ये सारा स्टेटमेंट एक लाइन के लिए पढ़ाया मैंने आपको, इतना ही याद रख लोगे तो भी भला हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, सेल सीरीज में लगे हों, तो आर में से सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ये क्वेश्चन था और ये लाइन ही याद करनी है आपको। ये याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलूँ आप डिड्यूस द या डिराइव द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट। बंधु लिख लेते हैं, मूड है कि नहीं? देखो अच्छा थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये लीजिए, तीनों पैरेलल लगा दिए, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा दिया, ये अब आपको फिर वही कंडीशन निकालनी है। जरा बताइए कैसे करेंगे। पिछली बार क्या किया था? टोटल ईएमएफ निकाला, टोटल रेजिस्टेंस निकाला, दोनों को डिवाइड किया तो करंट आया। चलिए नेट ईएमएफ कितना आएगा इस पर बता दिया। अच्छा तो ईट स्लीप ड्राफ्ट क्या होता है इसका मतलब? और रिपीट
अच्छा ऐसे ऐसे बिली कर दो, ऐसे उठा दो बॉडी कर। अरे कमाल कर रहे यार। नेट ईएमएफ कितना आएगा? यस बिल्कुल, कुछ ना कर रहे, पैरेलल नहीं लग रहा। जब तीनों पैरेलल लग रहे हैं 2-2 वोल्ट के, तो नेट ईएमएफ कितना आएगा? 2 वोल्ट। हाँ अब तो बड़ा ऑब्वियस हो गया, जब ना बोला जा रहा था। नेट ईएमएफ कितना आया? 2 वोल्ट। अरे 2 वोल्ट का ये लगा दिया, 2 का ये लगा दिया, 2 का ये लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ नापूंगा तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। फिर रेजिस्टेंस बताओ। 1/R + 1/R + 1/R + 1/R, तो नेट ईएमएफ कितना आया? मैं इसको m ले लेता हूँ, पिछली बार n लिया था ना, अब ये m ले लेता हूँ +R। जरा देखना ठीक लिखा है ना? अब तो वो नोमी वाला भी सिखाऊंगा तो मैं 1/R + 1/R। ऐसे बेटा एक काम करो बच्चों, m टाइम्स लिखो और ये नेट आएगा, फिर इसको m/R लिखो, फिर ये R नेट आएगा, तो ये R/m और उसमें एक्सटर्नल भी। ऐसे चेहरे बनाते हो यार, कहाँ से आ गया? पैरेलल में नहीं जोड़े कभी, फिर जोड़ दिए। करंट निकालना है कितना ईएमएफ है, ऐसे लिख लो, या m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा ME। जो बेटर लगे वो कर लेंगे कंडीशन। ठीक है बाबू मुदित, सही। निखिल समझाएगा ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, निखिल तो कर समझा देगा आगे करंट का कैसे क्या करना तो देखेंगे। कंडीशंस वही हैं याशिका जी, कंडीशंस वही हैं। ये जो डिनोमिनेटर है आपका R, मान लो R/m से बड़ा, एक। दूसरा पूर्वी जी R/m, इन्हीं से जुगाड़ निकालना। बताओ आंसर क्या है? श्याम बाबू ये मैंने पीछे कभी नहीं कराया, आज पहली बार ही करा रहा हूँ, इसलिए इसमें उससे कोई लेना देना नहीं है पीछे वाले से। आप बताइए कैसे करें, कहाँ पे बताएगा? R काफी बड़ा है तो ये R/m को इग्नोर कर दो, तो I किसके बराबर है? E/R। I आ गया E/R। E/R क्या है? E/R क्या है? करंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेंसर। ठीक, यहाँ पर है। और ये क्या आया? छोटा और बड़ा? ये क्या है? इस बार ठीक है जी। वॉशरूम, अच्छा वॉशरूम में ना वो मैंने वो लगा दिया हैंड, क्या बोलते हैं, हैंड वॉश का वो सिस्टम लगा दिया, तो 50 रुपये पर विजिट के चार्जेस है, देख लीजिए। गवर्नमेंट ऐसे ही करती है, सड़क बनवा दी तो टोल टैक्स लग गया, मैंने हैंड वॉश लगवाया तो 50 रुपये कर दिए, ऐसे टैक्स कमाए जाते। करिए आज ही सुन रहा था मैं, उज्जैन में भी वो बड़ा सुंदर सा वो कॉरिडोर बनाया सुना मोदी जी ने, और वहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने के भी 250 रुपये लगे। बताइए VIP में जाना तो 1500 रुपये लगे है भाई, ठीक 10 आदमी गए तो 15,000 रुपये लगे। बताओ बोले कितने में, तो बोले बाबा वैसे बेचारे सुन ले हमारे 15,000। चलिए हटाओ, गवर्नमेंट बड़ी स्मार्ट है, सुविधा सारी देती है लेकिन टैक्स तुमसे ही वसूल होती है।
क्या याद रखोगे इसमें? क्या याद करोगे? पिछली बार में क्या याद हुआ था? जब सेल सीरीज में लगते हैं, जब सेल सीरीज में लगते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है इंटरनल के मुकाबले में, तो करंट मैक्सिमम होता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद करो, दूसरा वाला उल्टा है। दोनों याद करोगे तो नहीं, ये वो याद रहेगा ना, वो याद रहेगा। सीरीज वाला याद रखो, ये उसका उल्टा है। सीरीज वाले में हमने बोला कि अगर बहुत सारे सेल सीरीज में लगते हैं, कब मैक्सिमम करंट रेजिस्टेंस में से पास करेगा? जब ये आर की वैल्यू सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ी हो। ठीक है, आगे चलो। वैसे तो कम आएगा, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन देना है, देखो जरा। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ लेना, 10th क्लास के लेवल पे करने की कोशिश जरूर करना। ये एक सेल लगा दिया और ये दूसरा सेल, बातचीत ना किया करें, और वो भी इतना धीरे धीरे, सब सुनाई दे जाता है। बेटा वहां मैंने बॉक्स लगवा रखा, डाल दिए। वो ध्यान ही नहीं रख पाएगा आज वाला, तो वीडियो डालना ही नहीं होगा। क्या कह रहे हो? देख रहा हूँ मैं भेजने करी अच्छा आया तो था वो, कोई बात नहीं, भेज देंगे वहाँ नहीं डालेंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है। कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टेंस। सबसे पहली चीज, ओए लाइन्स वालों इधर दे, सबसे पहली चीज नेट ईएमएफ कितना है? यस, इन दोनों को देख रहे हो, उल्टे लगे। अगर ये ऐसे लगे होते ना, और ये 8 वोल्ट का होता, ये 4 का होता, तो नेट आता 12 वोल्ट। लेकिन अभी हमने क्या कहा था, अगर कई सेल लगे हों और एक के टर्मिनल उल्टे हो जाए तो उसे माइनस कर देना। तो इस ये लगा रखा है मान लो मैंने, और इसके टर्मिनल्स उल्टे हो गए तो माइनस कर दीजिएगा। तो नेट ईएमएफ कितना आया? पहली चीज ये बात समझ में आ गई? अरे समझ में आई चीकू? ठीक है, अब देखो, अब ओरल कर लेते हैं इसे। 3 और 2 किसमें? 6 पैरेलल है। 3 और 6 का पैरेलल बनता है 2। 2 और 4.5 कितने हो गए? 6.5। 6.5 में आधा और एक ये भी जोड़ दो, 7 और 1 8। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ये समझ में आ रही है सीरीज में ना बच्चे, सब सीरीज एक ही तार में जोड़ो। अगर मैं इन दोनों को हटाकर, तो ये सोच, इन दोनों को हटाकर अगर मैं एक 2 वोल्ट 2 एम्पियर का, सॉरी 2 ओम का रेजिस्टेंस, सब कुछ सीरीज में नहीं हो गया, एक ही तार में नहीं हो गया। नहीं, पैरेलल में कहाँ है? माइनस कर दिया। सेल पैरेलल में कहाँ है? कहाँ? अगर इसके थ्रू लगे हुए तो कहाँ पैरेलल आया? ठीक है, अब देख 8 - 4 ओवरऑल रेजिस्टेंस देख कितना आया? 6, 6.5, 7, 8। ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 8। करंट कितना ड्रॉ होगा? V/R, यानी कितना करंट हमने सर्किट से ड्रॉ कर लिया? आधा एम्पियर। विशाल जी समझ में आ रहा है? नाम ठीक लिया ना? शर्मा के कोई नाम भूल गया। अरे किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत नहीं आ रहा? अच्छा बेटे, थैंक यू। चलिए, यहाँ से करंट ड्रॉ हुआ ये आपका 0.5 एम्पियर। सवाल ये है इसमें और उन दोनों में कितना जाएगा? 4.5 वाले में तो वही जाएगा जो आ रहा है। ये आया 0.5 और इसमें उतना ही चला गया, लेकिन यहाँ सेल बढ़ गए।
दिल्ली पुलिस सदैव आपके लिए, आपके साथ। थोड़ा ध्यान दें, हम भी सदैव आपके साथ, कोशिश करिए। आपने 0.5 एम्पियर सेल्फ करंट चलाया, इसमें तो वही जाएगा, इनमें बटेगा। और अगर थोड़ा सा ध्यान और अकल लगाओ, 3 और 6 है, जितना रेजिस्टेंस उतना करंट कम, जितना रेजिस्टेंस कम उतना करंट। रेजिस्टेंस का रेशो क्या है? जरा ध्यान से देखो, पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज V इज इक्वल टू IR। अगर मैं लगाता हूँ, एक बार ध्यान दो प्लीज, ये V दोनों में कैसा है? इन दोनों की बात कर रहा हूँ सूर्यांश बाबू, इसकी बात करो। इन दोनों में वोल्टेज कैसी है? सेम। यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? सेम। तो I और R कैसे हो गए? ठीक है, तो इसमें जो करंट जाएगा, इन दोनों का जो रेशो होगा उसका उल्टा जाएगा। यानी अगर मैं इसको I1 बोलूं और इसको I2 बोलूं, तो I1 अपॉन I2 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1। R2 कितना है? यानी करंट किस रेशो में बटेगा? 2 रेशो में। आगे चलो, आंसर निकल। एक बात बताओ पहलवान, तू बता, तेरे घर में 30 मिठाई की पीस आई, तेरी और तेरी बहन के बीच में बट गई, किस रेशो में बट गई? ठीक, ये तेरे वाला है, तेरी बहन, तेरे हिस्से में कितने हैं? 20। कैसे निकाले तुमने? नॉर्मल 2:1 का रेशो बांट दिया ना तुमने। यानी तूने क्या करा, अगर 2 और 1 3 हिस्से हैं, तो तेरा हिस्सा कितना है उसमें से? 2। 2/3 तेरा हिस्सा है और 1/3 तेरी बहन का हिस्सा है। कितनी मिठाइयाँ आई थी? कितनी मिठाइयाँ आई थी? तो 20 तेरे हिस्से में आई और 10 तेरी बहन के हिस्से में आई। तो करंट क्यों नहीं बांट देता तू ऐसे? करंट भी ऐसे ही बांट दे। किस रेशो में करंट बट रहा है? तो I1 कितना आएगा? 2/3 ऑफ टोटल। और I2 कितना आएगा? 1/3 ऑफ टोटल। ये आंसर है। हमने करंट निकाल लिया, सबके आंसर निकाला। इसका आंसर वैसे करंट, हमारा आंसर कितना है? 1/3 और 1/6 आ रहा है। ये कितना हो गया? 1/6 ही हो गया ना? ठीक ठीक है, हो गया। करिए, 2-4 फॉर्मूले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के तुम्हें मालूम है मेरे ख्याल से 10th क्लास के। I² RT होता है हीट। जब भी किसी वायर के अंदर हम करंट पास करते हैं रेजिस्टेंस के अंदर T टाइम के लिए, तो उसमें कितनी हीट फ्लो करती है? I² RT। किस किस पर डिपेंड करती है? कितना करंट फ्लो करवा रहे हो, कितना रेजिस्टेंस है, और कितने समय के लिए करवा रहे हो। ठीक है ना? कुछ बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए सारी। इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले कौन कौन से लिखे थे आपने? वर्क अपॉन टाइम। वर्क कैसे निकालोगे? क्या दिक्कत है? QV, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो Q का फॉर्मूला क्या हो गया? IT। तो ये बन गया VIT अपॉन T। ये कट गया। तो पावर का फॉर्मूला जो आप याद करते हो VI है, वहीं से आया। देख लो आराम से। तो आप ये बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? हाथ तो जल्दी करता है। और V क्या फॉर्मूला था ओम्स लॉ का? अगर मैं V की जगह IR डाल दूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? और अगर मैं I की जगह V/R डाल दूं तो क्या बन जाएगा? जैसी जरूरत होगी वैसा लगा लें। ये कह रहा है पावर एक में रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रही है और एक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रही है। लेकिन ये पीछे के स्टार्स भूल गया, कंडीशंस अप्लाइड वाले। क्या? जब रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो करंट कांस्टेंट रहना चाहिए, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए। एग्जांपल देता हूँ सिर्फ, एग्जांपल देता हूँ। अरे ये मिठाइयाँ बट गई, समझ में आ गई?
एक 60 वॉट का बल्ब खरीद कर लाए और एक 100 वॉट का बल्ब खरीद कर लाए, दोनों को हमने सीरीज में लगा दिया। वहां फोटो जब भी आती है जब यहाँ ध्यान देते हैं, इधर ध्यान। ये 60 वॉट का बल्ब है, ये 100 वॉट का बल्ब है, तो दिल में बस गया मेरे, ध्यान मेरा वहीं तेरी तरफ ही रहता है। एक 100 वॉट का बल्ब है, 60 वॉट का बल्ब है, किसमें लगा दिया आपने? सीरीज। पहले भी हमने सवाल का डिस्कस किया था, कौन ज्यादा चलेगा, रोशनी किसमें ज्यादा आएगी। तो आपने बोला था कि जो पावर कम है वो ज्यादा रोशनी देगा। क्यों? करंट तो दोनों सीरीज में बराबर ही होता है। कल से बात किया, अगर आईआईटी की तैयारी कर रहा है। हाँ बोले प्लीज, बोले लड़कियां तो बोलती नहीं है। हाँ बोले, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो उसमें पावर ज्यादा होती है। ये कहाँ से लाए निकाल सकते? तो पहले वाले को नहीं लगा दिया, दूसरे वाले को लगा दिया। देखिए सुनिए, जब आप बल्ब खरीद कर लाते हैं ना, तो कभी कभी बल्ब के ऊपर देखिए क्या लिखा है। साइंस के स्टूडेंट हैं आप, उस पर लिखा रहता है 600 वॉट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कभी गौर करिएगा। और जो 60 वॉट का बल्ब होता है उस पर भी क्या लिखा रहता है। यानी ये बल्ब जो बनाए गए हैं ये 220 वोल्ट पर ऑपरेट करने के लिए बनाए गए हैं। ये अपनी फुल कैपेसिटी से तब जलेंगे जब आप 220 वोल्ट के अक्रॉस इसको चलाओगे और इतनी फ्रीक्वेंसी की एसी आप इसको दोगे, तभी ये रोशनी देगा जो आपको जिसके लिए बनाया गया है। दोनों को किस पर ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है? 220 वोल्ट पर। अगर मैं 220, इसकी भी वोल्टेज और इसकी भी वोल्टेज कैसी है, और जब वोल्टेज सेम होती है तो जिस पर ऑपरेट करना है, तो पावर किसके इनवर्स में होती है? जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। समझ रहे हो? जिसकी पावर ज्यादा उसका, ठीक बोला मैंने? जिसकी पावर ज्यादा, अरे तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। अगर नॉर्मल तुम्हारे घर में लगा दूं तो ये चलेगा ज्यादा, ये चलेगा 60 वाट का चलता तुम्हारे घर में, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तेरे घर में, तो 100 वाट का, अरे 100 वाट का बल्ब लगा दें यहाँ पे और एक 40 वाट का लगा दें, कौन ज्यादा चलेगा? क्यों चलेगा? क्योंकि ज्यादा करंट खींचेगा। करंट कब ज्यादा खींचता है? जब रुकावट कम हो। रुकावट कब कम होती है? बात खत्म हो गई। इसमें साइंस क्यों पढ़ रहे हो इतना? अरे रुकावट कम हो, 100 वाट का बल्ब ज्यादा चलेगा हमारे घर में, 40 वाट का, 100 वाट का, उसकी रोशनी ज्यादा होगी। 100 वाट वाले की रोशनी ज्यादा होगी, इसका मतलब उसका I2R ज्यादा है कि नहीं? किसमें ये जो बल्ब काम करते हैं, 10वीं क्लास पढ़ के आए हो यार, ये बल्ब किस प्रिंसिपल पर काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है कि जब किसी तार में से करंट पास करते हो तो तार गर्म हो जाती है, और अगर तार का रेजिस्टेंस बढ़ा दूं तो वो और गर्म हो जाएगी, और बढ़ा दूं तो वो और गर्म हो जाएगी। यही तो काम करता है इस चीज के ऊपर। तो जिस चीज के अंदर ज्यादा करंट जाना है, तुम्हारा गीजर ज्यादा करंट खींचता है, बल्ब क्यों? क्योंकि उसमें रुकावट कम रही होगी, रेजिस्टेंस कम रहा होगा तो करंट ज्यादा चला जाता है। करंट ज्यादा चला जाता है तो उसकी ऑब्वियसली पावर भी ज्यादा। समझ रहे बात को? तुम्हारे घर में सब कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मैं सीरीज में लगा, तो पावर किसके इनवर्स में आ गई? अब ये पावर ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कैसा हो और इसका रेजिस्टेंस कैसा हो? इतना तो पक्का हो गया कि भैया अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो 100 वाट का बल्ब में रेजिस्टेंस ज्यादा है, 60 वाट वाले में तो इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्या ये बात पहुंच गई? ये बात पहुंच गई कि नहीं? अब दोनों में क्या सेम जा रहा है? अगर मैं इसमें I2R निकालूंगा, I तो दोनों में से, R किसका ज्यादा है? तो I2R किसका ज्यादा? 60 वाट वाले का, इसमें रोशनी ज्यादा आएगी और ये ग्लो कम करेगा। ये इसे कहीं लिख लो, भूल जाओ। हाँ जी बोल। मैंने नहीं लिया, मैंने बोला कि बोथ आर टू बी ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट। दोनों को 220 वोल्ट पे काम करने के लिए बनाया गया। अगर दोनों को 220 वोल्ट पर काम करने के लिए बनाया गया और इस तरीके से बनाया गया कि ये ज्यादा रोशनी देगा और ये कम देगा, समझ रहे हो? मैंने तो उल्टा कॉम्बिनेशन कर दिया इनका, पैरेलल। मैंने तो पैरेलल में लगता है, सीरीज में लगा दिया। अब ये मैं क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पर? क्योंकि दोनों में वोल्टेज सेम है। अभी ये अभिनव जो पूछ रहा था
ये एक में पावर आर के डायरेक्टली है, एक में इन्वर्सली है, कौन सा यूज करोगे, कौन सा मानोगे आप? इन दोनों में से कौन सी चीज कांस्टेंट है, हम उस पर डिपेंड करेंगे। जब बल्ब बनाए गए तो दोनों को 220 वोल्ट पर काम करने के लिए बनाया गया, तो दोनों का V सेम है। इसको अगर मैं हटा दूं, ऐसा तो नहीं था दोनों में करंट सेम जाएगा तब रोशनी जल देंगे, नहीं, जा रहा की बात नहीं कर रहा, जहां से बनवा कर तू लाया है, क्या उन्होंने ये सोचकर बनाया था कि दोनों को सीरीज में लगाने वाले हो? उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि भैया दोनों को सेम वोल्ट पर काम कराना है, लेकिन लगा दिए मैंने सीरीज में, वो मेरा काम था। लगते तो पैरेलल भी, तभी वो ग्लो करते हैं नॉर्मल तरीके से, 60 वाट वाला ज़्यादा और 100 वाट वाला कम। लेकिन अगर यहाँ बात करता है तो दोनों का वोल्टेज सेम है, तो पी आर के इन्वर्स में आएगा। लेकिन अगर बल्ब ऐसे बनाए जाते कि वो कहता बोथ आर टू बी ऑपरेटेड ऑन सेम करंट, तो फिर मैं कहता पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर। बने इसलिए थे, लगा दिए मैंने यहाँ, ऐसे समझ, ठीक है ना, सीरीज में लगा दिया। ये बात समझ में आ गई? थोड़ा लिख लें। पावर की यूनिट और वॉट किसके बराबर होता है? जूल पर सेकंड। आपकी जो ट्यूबलाइट लगी हुई है 50 वॉट की है, 50 जूल, यानी 1 सेकंड में 50 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेती है। 1 सेकंड में 50 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेती है, 50 वॉट का। सही है? किलोवाट आर किसकी यूनिट होती है? कमर्शियल बताइए सर, किलोवाट आर किसकी यूनिट होती है? निकल जाओ। बिजली का बिल पे करते हो या कुंडी डालते हो? कुंडी नहीं डालते हो? कुंडी डालने का मतलब क्या होता है? नहीं कल जो है बहुत सारे गांव में रेड पड़ी कल, और रात को बिजली बोर्ड वाले ट्यूबलाइट थे, वो टॉर्च लेके लगे हुए थे, किस किसने तारें डाली हुई। हाँ, बिजली चोरी करना कहते हैं इसको। बिजली का बिल देते हो? कितना बिल आता है? नहीं पता। किसी को पता है अपने घर का बिजली का बिल? बताएंगे भी नहीं, कभी रेड वेट पड़ जाए, खावे गए मेरे टॉयलेट में भी लगे, बताता नहीं। हाँ बताइए, मान लीजिए आपने 400 यूनिट कंज्यूम की एक महीने में, मान लीजिए कि 400 यूनिट क्या चीज है? हाँ मैं और चीजें सब जब से नहीं बोल सकते, इतनी लंबी कहानी सुनवा दी। 400 यूनिट कंज्यूम की आपने। गवर्नमेंट के वैसे तो स्लैब्स होते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली श्रेयांश बाबू 7 रुपये यूनिट का रेट लगाता हूँ, तो आपके 2800 रुपये लगे। ठीक है, मंथली आपका ये आ गया, मान लेता हूँ एवरेज 7 रुपये आया। ये 400 यूनिट क्या होती है? 1 यूनिट बिजली का ये मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, और ये यूनिट क्या है? ये कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर नहीं, ये एनर्जी की यूनिट। आपने पावर थोड़ी कंज्यूम करी, आपने एनर्जी कंज्यूम करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पी रहे हो आप, मतलब डिवाइसेस में यूज कर रहे हो आप। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किसमें? जूल में। 1 घंटे में कितने सेकेंड? और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूं वॉट सेकेंड। पावर की यूनिट क्या बताई थी तुमने अभी? ये पावर की यूनिट क्या बताई थी? वॉट। वर्क की, टाइम की, अगर इसको इधर ले जाऊं तो वॉट सेकंड हो गया। वॉट सेकंड किसके बराबर? तो मैं इसको हटा के जूल लिख सकता हूं। अगर आपने 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करी, 1 यूनिट घूम गई आपकी मीटर में, 9 से 10 हो गई,
तो इसका मतलब आपने इतने जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन कर लिया। आसान भाषा में अगर मैं 1000 वॉट की चीज, कोई प्रेस है आपके घर में 1000 वॉट की मान लो, और वो 1 घंटे तक यूज होती है, तो आपने 1 यूनिट बिजली कंज्यूम की। ठीक है, इसे कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये जूल में ऐसे कहते हैं। ये 9वीं 10वीं में सब कर रखा है। ठीक है, बस याद रखना। एक और लिख लो प्लीज, एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये लिख लेना सारा, छोड़ डालनी कुछ भी, सारा कुछ लिख लेना प्लीज। एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, शांत वंश लिख लिया कि नहीं? सारा कुछ हटा दूं मैं? कोई लिख तो नहीं रहा बोर्ड से? लिखो लिखो। जिनके चैप्टर खत्म हो गए हैं, क्या वो बता सकते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम करिए क्या इस साल? मैक्सिमम पावर थ्योरम नहीं करवाई अभी? चैप्टर खत्म हो गया, तीसरी यूनिट शुरू कर दी। लिखो, एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हमारा भी खत्म हो चुका है, सिर्फ हमारे को पोटेंशियोमीटर करना है, जो डिलीटेड पोर्शन है, बाकी सब खत्म हो चुका है। ठीक है, उसको बाद में कराऊंगा, लेकिन याद रखना वही तो तुम्हें कराएगा। हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज नॉर्मली बैलेंस्ड वाला ही आएगा। अभी मैं व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव करना बता देता हूँ कि बैलेंस्ड कंडीशन कैसे आती है, तो वो बता देता। उसको किरचॉफ से प्रूव करना आता है, वो नहीं होता। बेटा स्लाइड मीटर, स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर, ये सब ये किरचॉफ के प्रिंसिपल वो हैं, एप्लीकेशंस। पोटेंशियोमीटर भी उसी में आएगा, और ये तरह स्लाइड मीटर, स्लाइड वायर भी वही आएगा, उसको मीटर ब्रिज भी इसमें आएगा। ठीक है ना? तो इन दोनों इसके यूजेस आते हैं, वो है नहीं सिलेबस में, अभी छोड़ रहा हूँ। जिस दिन क्लास का टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा, उस दिन फटाफट कराऊंगा, छोड़ूंगा कुछ। लिखते हैं आप, एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। एफिशिएंसी किसे कहते हैं? देखो जी बाबू, एफिशिएंसी किसे कहते हैं? नारायण सिंह, एफिशिएंसी किसे कहते हैं? एफिशिएंसी किसे कहते हैं? लॉरेंस के छात्र नीचे यहाँ झुका के रखते हैं, ऊपर तो उठती नहीं। हाँ बेटा बोले, एफिशिएंसी ज्यादा काम कम समय में, उसे पावर कहते हैं। एफिशिएंसी कहते हैं कि मैंने तुझे 4 सवाल समझाए और तुझे समझ में 1 आया, तो तेरी एफिशिएंसी हुई 1/4। नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं कहते, एफिशिएंसी कहते हैं। अब मैं मोटा समझा रहा हूँ आपको, ईएमएफ का सोर्स को समझा रहा हूँ। तो एफिशिएंसी का मोटा मोटा यही मतलब होता है, आपको जो स्कूल में नंबर मिलते हैं वो आपकी एफिशिएंसी दर्शाता है। हालांकि मैं मानता नहीं हूँ चीज़ों को, लेकिन फिर भी वो कहने का मतलब ये है कि भैया हमने तो 100 नंबर का पेपर कराया था तुम्हें, तुमने 80 करना, तो तुम्हारी एफिशिएंसी 80% पर है। ठीक, नंबरों से कभी डिस्करेज मत हुआ। चलो तुम्हारा काम है पढ़ना, बिना पढ़े नंबर कम आए तो अलग बात है, फिर तो कुछ कर नहीं सकता कोई। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय नंबरों में। करिए सर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये साइन है ईटा। ईटा लास्ट ईयर भी बहुत सारा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में भी ये लिखा है ईटा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इसे कहते हैं एफिशिएंसी। आउटपुट पावर कैसे निकालोगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI, और जब करंट और इनपुट कितना दिया था EI, डिवाइड कर दीजिए। तो V को क्या लिख सकते हो और E को क्या लिख सकते हो? प्रभु सोचकर,
चलिए नेक्स्ट लिखिएगा मैक्सिमम पावर थ्योरम। बोलूं? लिखो जरा। पहले तो लिख लो स्टेटमेंट क्या होती है। It states that the output power निशा जी क्या समझाने की कोशिश हो रही है? समझाने की कोशिश ये हो रही है कि अगर मेरे पास एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगा दिया R, तो कहता है इसमें से मैक्सिमम पावर कब ड्रॉ हो। ठीक है, लिखिए। इट स्टेट्स दैट द आउटपुट पावर ऑफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, आउटपुट पावर किसकी? ऑफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ इज मैक्सिमम व्हेन, लो मैं सिंबॉलिकली लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा क्या स्टेटमेंट लिखते। व्हेन छोटा r इज इक्वल टू, अब आपको ये प्रूव करना है कि जो ईएमएफ का सोर्स है, यानी ये जो बैटरी है, सेल है, उसमें से मैक्सिमम पावर कब जनरेट होगी? जब छोटा r और बड़ा r बराबर है। शुरू करिए। करंट ड्रॉन फ्रॉम सोर्स, अब सीधा बता दो, बुक के हिसाब से नहीं करो पाएगा, एक एक स्टेप। कितना ईएमएफ है, कितने रेजिस्टेंस है? दो R प्लस। जल्दी जल्दी हो। बोलूं? ये डायग्राम जरूर बना लेना। पावर आउटपुट of the resistive device ठीक लिखा है। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि हम यहीं से चीजों को निकाल लें। क्या ये R नीचे आ सकता है? मुझे यहाँ तक पहुँचा दो जरा किसी तरह से करके। मैथ्स के स्टूडेंट हो, मुझे थोड़ा मैथ्स कमा जरा निकालना। इसको चेंज करके यहाँ तक ला, रफ पे करो, रफ करना प्लीज जरा। अच्छा वो पहले हट गया पीछे, बोला कि मैं तो बायो का सुन रही। अबे 10वीं तो करी थी अंकल। देखो तो मैं ही बता देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab? लिख सकता हूँ अगर मैं इसमें 4ab जोड़ दूँ। देखिए बात हो गई। अब ये क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ओ भाई वाले, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया? a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। यही नहीं करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया उसने, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4r। ये पावर है, ये तो हो रहा है। अब मुझे बताइए ये P मैक्सिमम कब होगा? यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से, याशिका बच्चे करेगा। ये P मैक्सिमम कब होगा? P मैक्सिमम तब होगा जब ये डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा।
हमारा डिनोमिनेटर छोटा करने का तरीका, इन दोनों को बराबर रख दो, जैसे इन दोनों को बराबर रखोगे कट जाएंगे आपस में, तो डिनोमिनेटर इससे कम तो नहीं हो सकता। ठीक है, करो। P इज मैक्सिमम व्हेन छोटा r और बड़ा r इक्वल। छोटा r क्या होता है चिकू? छोटा r क्या होता है? हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पावर किसके बराबर आ गया? ये लिख लो, या E²/4R लिख लो, बात करें लिख। एक और चीज, किसी भी डिवाइस की एनर्जी कैसे, एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? तुम अपनी एफिशिएंसी कैसे निकालते हो? वही बात है भाई, 10 सवाल पढ़े थे, 6 समझ में आए। काम अब मोटर की बता, अपने घर की मोटर। बाहर खड़ा हो चाहे वाला, कोई बता देगा इस सवाल का जवाब। तुम फिजिक्स के स्टूडेंट क्या नया बता रहे हो? हाँ भाई निखिल चोपड़ा, पानी निकाल मोटर क्या खाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या देती है? वर्क। तो कितना काम किया और कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी, इनका रेशियो होता है। यही तो होता है। तुम्हें कितने नंबर का खिलाया गया था स्कूल में, वो अलग बात है, तुमने काम किया 80 का ही, यही तो करा। इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही मोटर, लेकिन सारा का सारा कन्वर्ट कर भी नहीं पाएगी। क्यों? मोटर को हाथ लगाओगे क्या होता है? गर्म होती है, हीट पैदा हो रही है, हो रही है। लॉस है? हाँ है। मोटर आवाज करती है, कौन सी एनर्जी पैदा हो रही है? साउंड एनर्जी। लॉस है? तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो, 100% एफिशिएंसी पे कोई काम नहीं करता। 100% एफिशिएंसी पे कोई डिवाइस काम नहीं करता। लॉसेस तो हैं, लॉसेस तो आएंगे। जैसे लास्ट ईयर आप लोग पढ़ते थे स्टीम इंजन है, एफिशिएंसी कितनी होती है? 8 से 10-12%। पेट्रोल डीजल की एफिशिएंसी पढ़ते थे। क्या कोई इंजन ऐसा पढ़ा थ्योरी में भी? कार्नोट इंजन पढ़ा था ना, क्या उसकी थ्योरी में भी कहीं 100% एफिशिएंसी आई? नहीं, बनता ही। लॉसेस तो आते ही। आपका सोलर पावर प्लांट लगता है, कितनी एफिशिएंसी? 13-14%। 100 वाट अगर मान लीजिए सन की पावर उसके ऊपर पड़ती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो सॉरी सन की एनर्जी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 100 में से 14 को कन्वर्ट कर पाएगा, 10 को कन्वर्ट कर पाएगा, 12 को कन्वर्ट कर पाएगा, बड़ी एफिशिएंसी में आता है। ठीक है, एफिशिएंसी कहते कितना चीज़ यूज़ कर रहा है और कितना दे रहा है। ठीक है ना, देखिए क्या लिख रहा था? एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। यही तो फॉर्मूला बनेगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यही बनेगा ना। अगर मोटर है तो यहां एक वर्ड यूज कर लो, ठीक है ना। आउटपुट मैकेनिकल पावर, कोई वर्क किया होगा, कुछ काम किया होगा। और इनपुट में क्या चीज खाई थी? बढ़िया। और क्या करना? इलेक्ट्रिकल पावर, बस। ट्रांसफॉर्मर्स क्यों लगाते हैं? थोड़ा प्लीज। एसी ही आती है और एसी को एसी में क्यों कन्वर्ट करें? जो वहां से बनकर आ रही है वो एसी आ रही है। मान लो आपका थर्मल पावर प्लांट से कहीं से बिजली आ रही है, वो एसी आ रही है, एसी को एसी में क्यों कन्वर्ट क्यों लगाते हैं ट्रांसफॉर्मर? साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप। हाँ, ट्रांसफॉर्मर्स क्यों लगाए जाते हैं? क्या करने के लिए? क्या रेगुलेट करिएगा सर? अब तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं। पावर, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, किसकी बात कर रहे हैं?
बोले जल्दी से। ट्रांसफार्मर, अच्छा वैसे ट्रांसफार्मर कभी सुना होगा? ट्रांसफार्मर सुना तो है, देखे तो होंगे कई बार, जहाँ से तुम बसें वसें पकड़ते हो स्कूल की, वहाँ पे कोने में रखे रहते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर्स दो तरह के होते हैं, वोल्टेज बढ़ाने और वोल्टेज घटाने के काम आते हैं। ये जो लगा हुआ ना ऊपर एसी के बराबर में, इसमें भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ, क्या कहते हैं उसको? ये क्या है? ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, दो वोल्टेज को बढ़ाने वाले और वोल्टेज को घटाने वाले, ठीक है जी। अगर इसका जो रेटिंग है वो है 150 वोल्ट से 240 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके घर में वोल्टेज 150 या 160 भी आई तो इसे बढ़ा के 220 240 कर देगा इसको। तभी तो आपका एसी का कंप्रेसर काम करेगा। कई बार वोल्टेज बहुत कम आती है, बहुत कम आती है, तो ये स्टेप आपका एसी का कंप्रेसर ही ऑन नहीं हो रहा, पंखे चले जा रहा, पंखा चले जा रहा, ऑन ही नहीं होता। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए हम स्टेबलाइजर लगाते हैं, स्टेबलाइज करने वाला, या बेसिकली इसके अंदर क्या लगा हुआ है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है, वोल्टेज, ठीक है, क्यों बढ़ाते और क्यों घटाते, ये तो एक यूज हो गया सिंपल वाला। ट्रांसमिशन में क्यों करते हैं? देखिए मान लीजिए कहीं पर 220 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पावर, कहीं पर इतने वोल्ट की बिजली पैदा हुई, करी हमने, कोयले से करी, पानी से करी, कैसे नहीं। अब अगर मैं इसको यहाँ से भेजूंगा ना किसी वायर के थ्रू, तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे? I2R लॉस। आम भाषा में किसी भी तार में करंट पास करते हो तो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। यहाँ से जितनी एनर्जी भेजोगे या पावर भेजोगे वो पहुँचने की नहीं आती, तो आप बनाओगे इतनी और इतना परसेंट लॉस आएगा, 50-50 60-60% के लॉस आएंगे इसके अंदर। बनाया तो आपने कोयला फूका 100 किलो, काम आया 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, बेकार हो गया सारा का सारा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर इस दोस्त यहाँ पर मैं लगा देता हूँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जहाँ मैंने बिजली पैदा करी वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया, वोल्टेज बढ़ा दी, वोल्टेज बढ़ा के मैंने 11,000 1,10,000 कुछ भी बहुत ज़्यादा वोल्टेज मैंने बढ़ा दी। वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा? मैं कोशिश ये करना चाह रहा हूँ कि जितनी पावर जनरेट करता हूँ उतनी पावर वहाँ पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि जितनी पावर यहाँ जनरेट कर रहा हूँ उतनी वहाँ पहुँचे, तो मैं पावर को तो कांस्टेंट रखना चाहता हूँ। पावर किसके इक्वल होती है? इस केस में अगर मैं देखूँ तो VRI इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। अगर मैंने वोल्टेज को बहुत बढ़ा दिया तो मेरा करंट बहुत कम हो जाएगा, और जब करंट बहुत कम हो जाएगा तो ये I2R लॉस, ट्रांसमिशन लॉस, हीट लॉस कैसे हो जाएंगे? धड़ाम से नीचे गिरेंगे। जब हम एसी का चैप्टर करेंगे तो एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें आपको सीखने को मिलेगा। वहाँ आप देखिएगा एक बार तो कितने ज़्यादा परसेंटेज लॉस आता है, और अगली बार जैसे हमने यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया बड़े वाला 40,000 वोल्ट, उसका 220 का 40,000 और उधर जाके स्टेप डाउन करने वाला, तो आप देखिएगा पॉइंट्स में रह गया आपका जो लॉस था ट्रांसमिशन का लॉस। ये फ़ायदा होता है ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर्स किसको बढ़ाते घटाते हैं? वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक है जी। आगे वैसे टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया, हम तो हैं, तो थोड़ा सा और घूम के एक ड्राई सेल है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो क्या लिखते हैं इसको? A dry cell of EMF 1.5 volt, अभी झोले बनना था। A dry cell of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.1 ohm. लिख ले आप क्वेश्चन भाई प्लीज। A dry cell of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.1 ohm is connected across a resistor in series, is connected across a resistor in series with a very low resistance ammeter. Ammeter, current नापने का डिवाइस। When the circuit is switched on, when the circuit is switched on, ammeter reading settles
settles to a steady value of 2 एम्पियर। एक ड्राई सेल 1.5 वोल्ट का सेल लगा दिया, इसका छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इसके साथ, 1.5 वोल्ट का सेल है। और क्या लगाया है? इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर इन सीरीज, एक रजिस्टर लगा दिया और यहाँ पर एक जिसका रेजिस्टेंस बहुत लो है और हमने एक स्विच लगा के कनेक्ट, ऐसा ही समझो। आगे कहता है क्वेश्चन क्या है, एमीटर की रीडिंग जैसी मैंने स्विच ऑन किया, एमीटर कितना दिखा रहा है? 2 एम्पियर दिखा रहा है, ऐसा ही बोला इसने। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 1, what is the steady rate of chemical energy consumption of the cell? What is the steady rate of chemical energy consumption of the cell? मुझे लाइन ही समझ में नहीं आ रही, कहना क्या चाह रहा है, समझाओगे जरा प्लीज। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होती है? आवर। जरा देखिए क्या कहते हैं। तो पहली लाइन में लिखता है व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द सेल, कितनी एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट टाइम कंज्यूम हो रही है, वर्क डन अपॉन टाइम, पावर। व्हाट इज द स्टेडी रेट ऑफ केमिकल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द सेल? पहला सवाल, 4 समझने 4 लिख लोगे, उसके बाद समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इनसाइड द सेल, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो किस रेट से हो रही है? सेल के अंदर क्या हो रहा है? सेल के अंदर है क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। जब उसमें करंट पास करोगे, जैसे इसे स्विच ऑन करोगे, मैंने बोला भी था ऐसे जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे जाएंगे, और जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके उससे आयन से टकराएंगे, रेजिस्टेंस झेलेंगे। कौन सा रेजिस्टेंस था वो? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो किस रेट से एनर्जी डिसिपेट हो रही है? कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं, कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है? ध्यान से पढ़ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब आते हैं। कल परसों में उसे पढ़ रहा था, जो लड़का कौन है वो, उसने जेई मेन में टॉप किया है, 100 कितने पूरे 100% आई उसने। उसको मैं पढ़ रहा था कि वो बच्चा तैयारी कैसे करता है, तो उसने लिखा था कि उसके अंदर कि कोई ज़्यादा पैकेजेस कहीं से खरीदने करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा। आप अगर एनसीईआरटी भी पकड़ लें और उसको भी बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ लें तो सफिशिएंट है, आप जेई मेन बड़े आराम से क्लियर कर लें। 50 किताबें खरीद लो, 50 ऑथर्स की खरीद लो, करना कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होने का। एक किताब पकड़ लो, इन डेप्थ हर चीज़ पढ़ो, उसी से काम चल जाएगा, बड़े आराम से अच्छे से निकल आओगे। जब लगने लगे कि वो कम हो रहा है और किताबें चाहिए, तब सोचिए। सबसे पहले हर सब्जेक्ट की अफसर ने अल्कोहल्स फिनॉल्स कराए मेरे ख्याल से, कौन से कराए? केमिस्ट्री में वही कुछ कराए ना। उठाओ एनसीईआरटी, जब क्वेश्चन सारे के सारे पढ़ो, उन्हें याद करो। कुछ ऐसे होंगे जो नहीं समझ में आ रहे, कोई बात नहीं, डरो मतलब मैं रट्टा मार लो फिलहाल के लिए। पूछ लो सर से, अगर समझ में आ सकते तो ठीक है, नहीं आ रहे कोई बात, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं कि मुझसे हो नहीं रहा, याद कर लो उसे। ठीक, जैसे जैसे साल धीरे धीरे बीतेगा और चीज़ों को रिवाइज करना शुरू करोगे तो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगी। ठीक, सबसे बेस्ट तरीका होगा ये। इसलिए जो IIT करूँ, जो एनसीईआरटी किताबें आपकी, उससे बेस्ट कोई किताब नहीं। उसको उठाइए, बार बार उसको रिवाइज। सर प्लीज़ बैठिए, ऑफिस में मैं तो उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए और उसी को पकड़िए, इन डेप्थ घुसिए उसमें।
एक किताब कौन सी आती है एनसीईआरटी की फिंगर टिप्स, एक किताब आती है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का, उसमें उन्होंने एनसीईआरटी में से भी बारीक बारीक लाइनें निकाल निकाल के उसमें से क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं, वो ले सकते हो, अच्छी किताब है वो भी। और एनसीईआरटी तो छोड़ो ही मत, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको बहुत बेहतरीन एनसीईआरटी 12th क्लास 11th 12th छोड़ना नहीं। केमिस्ट्री का पूरा पेपर 12th का पूरा पेपर A to Z उसमें से आएगा एनसीईआरटी में से। 2.3 लिखा है ना, तो मैक्सिमम टाइम तो 2.3 रहता है, उसे 2.4 भी निकलता है, फिर चिपका के कट पेस्ट मार दो। केमिस्ट्री का पेपर पूरा का पूरा 100 में से 100 आएंगे, 99 आएंगे कम से कम। एनसीईआरटी बैठो, एनसीईआरटी को याद करो, एनसीईआरटी पढ़ो, केमिस्ट्री तो पूरा छपा हुआ है। सबसे आसान तरीका होता है केमिस्ट्री पार करने का, एनसीईआरटी पकड़ो, जो चैप्टर टीचर ने करा दिया, स्कूल में करा दिया, उसे रिवाइज करना शुरू करो। और एनसीईआरटी के एक सवाल इन टेक्स्ट वाले भी, अंदर वो जो नीले नीले बॉक्स में होते हैं सब रखो, देखो तुम में आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक एक चैप्टर उठाओ ना, किसने बोला तुम्हें एकदम से झंडे काटने, सीधा सीधा करो, आराम आराम से उठा के। एक चैप्टर कराया टीचर ने स्कूल में, एक ABCD चैप्टर हुआ, उस ABCD को पकड़ा एनसीईआरटी ने, खत्म हो, आगे को चलो। उसके बाद तुम्हें लगेगी ये कम हो गया, मतलब एनसीईआरटी होने के बाद मुझे अभी और भूख रहेगी, आप उठा लो, तो पैकेज उठा लो कहीं और से, कहीं खरीद रखें, तो फिजिक्स वाला, साइंस वाला, balla.com और बतरी कहीं से भी उठा लो, सबका एक साइज है, कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। और उसके बाद भी लगता है कि अभी बात बन नहीं रही है, नेहरू प्लेस जाओ, फिर चाहिए पैकेज खरीद लो। सेकेंड हैंड में बहुत बच्चे होते हैं, 90% बच्चे उसको 2LX पे बेच रहे होते हैं, उनसे खरीद लो। अगर तुम्हें लगता है तुम कर पा रहे हो तो क्यों घर वालों पैसे फूको। एनसीईआरटी पकड़ो, एनसीईआरटी पकड़ो, एनसीईआरटी पकड़ो। तीसरा क्वेश्चन, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इनसाइड द सेल, सॉरी वो तो हो गया, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इनसाइड द रेजिस्टर, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इनसाइड द रेजिस्टर, पूरा पढ़ो पहले। कितना एनर्जी सेल कंजम्पशन, क्या लिखा था आपने पहले वाला, सेल में कितना एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, है ना, और क्या कह रहा है, उसमें से कितना सेल में खर्च हो रहा है। अरे केमिकल एनर्जी कितनी बन रही है यूं बताओ, कितनी केमिकल एनर्जी यूज हो रही है सेल में, कितनी, उसमें से सेल में खुद में कितनी खराब हो रही है, I²R, बची कुची कौन कहां पे दिखाई दे रही है, रजिस्टर में, तो लिखो भाई, तो 3 - 0. ये भी हो गया। लास्ट पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स, पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स, पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स, इतनी सेल में एनर्जी, सेल के अंदर रिएक्शन हुआ, इतनी सेल खुद खराब कर गया, बची कुची पावर कहां दिखाई दे रही है। तो मैंने कौन सी नई चीज पूछ ली है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तो एक ही बात है, पढ़ के देखो, पढ़ के देखो जरा एक बार, ये भी फोर्थ पार्ट का आंसर है। जो आउटपुट है वो क्या है, कैपिटल R, इसके अंदर दिखाई दे रही है आपको, खत्म हो गया, क्लियर हो गया, नहीं, अरे भैया